डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आज स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटेक्निक का टेस्ट किस प्रकार से हम पूरा कर सकते हैं। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। मैं बीच बीच में आपको ये भी बताऊंगा कि सॉल्व करने की टेक्निक क्या होनी चाहिए, और मैं हर चैप्टर को छूने की कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर में से क्या क्या आ सकता है और क्या क्या आने की संभावना है। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को, पूरे वीडियो को अच्छी तरह देखें, और मैं बीच बीच में बोलता रहूँगा कहाँ कहाँ क्या क्या टेक्निक, साथ में टॉपिक के साथ ही बीच बीच में पेपर को किस प्रकार से अटेम्प्ट करना चाहिए और किसी भी टेस्ट को किस प्रकार से अटेम्प्ट करना चाहिए। तो हम इसमें हर चैप्टर की देखिए चर्चा स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला चैप्टर आपने ले लिया सांख्यिकी। सांख्यिकी की चर्चा करते हैं। सांख्यिकी में हमारे पास आता क्या है निकालने के लिए। सांख्यिकी में सबसे पहले जो आता है आपके पास समांतर माध्य आता है। समांतर माध्य। फिर कभी वो पूछ सकता है कि नंबर 2 उसी में गुणोत्तर माध्य। नंबर 3 यदि उसने पूछा कभी तो हरात्मक माध्य भी क्या होता है, माध्य। इसी में हम बात करेंगे नंबर इसको कि भारित माध्य। भारित माध्य। उसी में हम बात कर लेंगे संयोजित माध्य। संयोजित माध्य। फिर हम दूसरे टॉपिक की क्या चर्चा करेंगे। इसमें दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे हम नंबर जो 2 पर होगा। 1 में तो ये सब कर लेंगे। नंबर 1 पहले का 1, पहले का 1, 2, 3, 4, 5, ये सब चर्चा हम करेंगे। इन चर्चाओं करने के बाद हम करेंगे नंबर 2 पर माध्यिका। माध्यिका। अगली जो बात आएगी वो आएगी माध्यिका। माध्यिका की सारी बात की जाएगी। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है उसमें वो आता है बहुलक। बहुलक क्या होता है। फिर इसी में बात आती है माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध। इसके अलावा क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहा। और क्वेश्चन के आने का तरीका सुनिएगा। हमने आपके यहां लिखे हुए सारे टॉपिक, और इस पे इसका लास्ट में लिखेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध। इसमें से आपके पास क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 100%। सब में से क्या आता है, हर साल जो क्वेश्चन आया करते हैं। माध्य होता क्या है, सबसे पहले आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए, फिर क्वेश्चन आने पर चर्चा करते हैं। माध्य जो होता है, माध्य 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 होता है कुल योग। कुल योग, बिल्कुल हिंदी साफ साफ, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या ये होती है बस। कुल योग कैसा भी आ जाए, चाहे सतत श्रेणी आया चाहे असतत श्रेणी आ जाए, कुल योग बटे कुल संख्या। जैसे आपके पास 3, 5, 7, 9 आपसे कहती है इसका माध्य निकालो। बड़े जल्दी से आपने करा तुरंत। 3 + 5 + 7 + 9 बटे 4, कुल संख्या 4 है। 9 और 7 16 और 5 21 और 4 24 बटे 4 6 आ गया। अब इसी क्वेश्चन को कैसे बनाता है, इसी क्वेश्चन में वो कर देता है, कहता है यहां तक ये क्वेश्चन हो गया, कहता है 7 को उड़ा दिया, कहता है यहां पे x लिख दिया, कहता है इसका माध्य 6 है, तो x का मान बताओ। तो अब इसमें क्या कह दिया, 3, 5, x और 9 का माध्य 6 है, तो x का मान बताओ। अब आपको यह बात पता होनी चाहिए
यदि आप मुझसे डायरेक्ट पूछेंगे, आप करेंगे कैसे? आप पेपर में ऐसे करना शुरू कर देंगे, x बार बराबर 3 + 5 + x + 9 बटे 4। बड़े खुश हो रहे हैं। x बार का मान 6 लिखोगे, 3 और 5 8 और 9 17 + x बटे 4, 6 चौक 24, 17 + x और x बराबर इसको इधर लाओगे 7। अब इतना टाइम लगाओगे आप, आपको ये मालूम होना चाहिए ये कितनी संख्याएं? 4। जब ये 4 संख्याएं और माध्य 6 है तो इसका मतलब योग कितना आएगा? 6 चौक 24। क्यों? फॉर्मूला क्या होता है? x बार बराबर सिग्मा x बटे n। सिग्मा x बराबर कितना हो गया? n x बार। इसका मतलब कुल योग क्या होता है? माध्य गुणा कुल संख्या। माध्य 6 और कुल संख्या कितनी है? 4। तो कुल योग कितना हो गया? 24। जब कुल योग 24 है, इन तीनों का मिलके कितना हो गया? 9 5 14 3 17। 24 योग करना है, 17 में कितना जोड़ेंगे? 24 आ जाए, 7 जोड़ दें, आ गया माध्य। ये माध्य निकालने का तरीका। और दूसरी बात, ये तो x निकालने का तरीका, इससे पहले माध्य निकालने का तरीका। कभी ऐसा भी हो सकता है, एक बात आप ध्यान रखिएगा, पेपर को करते समय पेपर में अक्सर ये गलतियां आई हैं, वो माध्य को माध्यिका लिख गया है, माध्यिका को माध्य लिख गया है इंग्लिश में, लेकिन वो सही लिखता है। तो आप जरूर कभी भी ऐसा गड़बड़ दिखाई दे, आप इधर देखें, माध्य है तो वहां पर मीन होना चाहिए, MEAN, मीन। और यदि माध्यिका है तो माध्यिका को अंग्रेजी होते हैं मीडियन, MEDIAN। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये गलतियां हो जाती हैं पेपर में कहीं कहीं। तो इस पर इससे आगे ध्यान दीजिए। अब इसी क्वेश्चन में आपसे कहना चाहता है कि 3 5 x + 2 6 8, इसका मासा, इसका माध्य 7 है, इसका माध्य 7 है। तो कहता है x की वैल्यू बताओ। इसका माध्य 7 है। कितनी संख्या है ये? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या और माध्य 7। तो कुल योग कितना आएगा? 7 छिंग 42। 7 छिंग 42 आ गया। जल्दी करना है तो 8 और 6 14, 14 और 8 22, 14 8 22 घटा दीजिए। इसमें से जब 22 घटेगा तो ये 20 बचेगा। अब संख्या कौन सी रह गई हमारे पास? ये 2। इन दोनों को हमने नहीं जोड़ा है। यदि इन दोनों को जोड़ें तो किसके बराबर होना चाहिए? 20 के बराबर। तो x + x + 2 बराबर 20, 2x बराबर 18, तो x बराबर कितना आएगा? 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। इस प्रकार से माध्य पे क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं माध्य पर। इससे बात अगली बढ़ती है कि इसी में यदि आपके पास आ जाए कि गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे, गुणोत्तर माध्य, तो जरा ये ध्यान रखिए, आपने माध्य ही होता है। अब आता है बात गुणोत्तर माध्य की। गुणोत्तर माध्य के 2 फॉर्मूले आप जरूर ध्यान रखें। कभी भी गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए आ जाए, आपसे कह दे 2 और 4 का, 4 नहीं 8 करो, 2 और 8 का गुणोत्तर माध्य निकालो, GM। आपने देखा यहां पर गुणोत्तर माध्य 2 और 8 का पूछ रहा है, इन दोनों का गुणा करो। कितने पद हैं? 2, तो इसकी घात 1/2 लिख दो। कितना आ गया? 8 दूनी 16 और की पावर 1/2, इसका वर्गमूल आ गया 4। यदि 3 संख्या हो तो तीनों का गुणा करो और उसकी पावर 1/3 कर दो। इसका मतलब गुणोत्तर माध्य का क्या फॉर्मूला आ गया? जितने भी पद हों सबका गुणा करें और जितने पद हों 1/n लिख दें। यह गुणोत्तर माध्य होता है। यदि इसी गुणोत्तर माध्य को निकालने के लिए यदि बारंबारता भी आनी शुरू हो जाए तो गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला होता है x1 की पावर f1 इंटू x2 की पावर f2, x3 की पावर f3। इस पे क्वेश्चन नहीं आ रहा। xn की पावर fn की पावर 1/σf। यही n होता है। जब बारंबारताएं आती हैं तो बारंबारताओं के योग को n कहते हैं।
ये गुणोत्तर माध्य निकालने का तरीका होता है। इसके बाद अगली बात आती है हरात्मक माध्य। लेकिन मेन टॉपिक जो मैंने आपको समांतर माध्य पे सिखाया था वो रहेगा, और गुणोत्तर माध्य पे ये टॉपिक रहेगा, ये वाला जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया। क्वेश्चन यदि आया गुणोत्तर माध्य का तो यहीं खत्म हो जाएगा, इससे आगे हम नहीं बढ़ेगा। तो हमें समांतर माध्य पे ध्यान देना है। उसके बाद ये जहां जहां मेन फोकस होगा मैं बोलता जाऊंगा। अगली बात आती है कि हरात्मक माध्य क्या होता है। हरात्मक माध्य आपसे कह दिया कि 2 और 4 का हरात्मक माध्य बताओ। यदि 2 संख्याएं कभी भी आ जाएं और खाली हरात्मक माध्य पूछ रहा हो HM, तो इन दोनों का गुणा करो 2ab अपॉन a प्लस b होता है। मतलब 2 गुणा दोनों संख्या बटे 2 प्लस 4, 2 गुणा 2 गुणा 4 बटे 6, 2 से 3 बार 8 बटे 3 आ गया हरात्मक माध्य। इसी चीज को निकालें, ये 2 का है तब तो मैंने ये फॉर्मूला बोल दिया। मैं तो एक ऐसा फॉर्मूला बोलना चाहता हूं जो जनरल सा हो। आपने कैसे जनरल, कभी भी हरात्मक माध्य निकालने के लिए आ जाए तो आप ध्यान रखना 1 अपॉन x1, 1 अपॉन x2, 1 अपॉन x3 डॉट डॉट 1 अपॉन xn। आगे की बात करते हैं। इससे आगे 1 अपॉन x1, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4। कितना एलसीएम आया, 1 बटे लघुत्तम आ जाएगा 4, और कितना आ गया, ये आ गया, ये एक चीज मैं आपको लिख दूं, ये मैं यहां पर ये चीज और होनी चाहिए थी, n का मतलब नंबर, कितने नंबर है, 2। अब 2 दूनी 4, 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4, ये 4 ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा 8 बटे 3, यही आ गया। तो ध्यान रखेंगे HM का क्या फॉर्मूला है, n बटे 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 डॉट 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 1 अपॉन xn। तो इसमें 2 आ जाएं, अभी 2 4 6 आ जाएं तो 3 तक जोड़ लेंगे, 3 तक लिख लेंगे, 4 आ जाएं तो 4 तक जोड़ लेंगे। इस प्रकार से हम हरात्मक माध्य भी निकाल सकते हैं। अगली बात आती है भारित माध्य। आपको फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा याद रखना है कि भारित माध्य निकालना है। भारित माध्य क्या होता है, भारित माध्य जिसे प्रदर्शित करते हैं XW से, भारित माध्य ये होता है W1x1 इंटू प्लस W2x2 प्लस W3x3 डॉट 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 बटे W1 प्लस W2 प्लस W3 डॉट डॉट डॉट। W क्या है, भार, उसका भार, उसका द्रव्यमान, और x क्या है, उसका रेट, वो किस रेट का है, x। तो आप इस प्रकार, जैसे आप उदाहरण लें, आपने 2 साल लगातार 1000 रुपए का पेट्रोल खरीद रहे, 1000 रुपए का पेट्रोल खरीद रहे। पहले साल जब आपने खरीदा तो 50 रुपए लीटर, दूसरे देखना 1000 रुपए का आप खरीदना चाह रहे हैं, 2 साल खरीदा। यदि आप पहले साल 50 रुपए लीटर खरीद रहे हैं, दूसरे साल 100 रुपए लीटर, तो यहां पे आपने कितना भार खरीदा, यदि इसका भाग कर दें तो 20 आ गया, 20 लीटर। यहां पर आपने कितने लीटर खरीदा, 10 लीटर। हमने औसत भार निकाला, भारित माध्य। भारित माध्य क्या होगा, W1 पहले साल कितने लीटर, 20 इंटू कितने लीटर, 50। आ गया नहीं आ गया, कुल 1000 ही तो आएगा। कुल योग ऊपर क्या होता है, कुल योग कितने का खरीदा, 10 इंटू 100 बटे नीचे क्या आएगा, 20 प्लस 10, ये भी 1000 और ये भी 1000, 2000 बटे 30। इससे ये आ गया 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 2 बटे 3 लीटर। ये लीटर कैसे आया, ये रेट आ जाएंगे, रेट रुपए, ये औसत आ गया। अगली बात आती है अब इसका संयोजित माध्य। संयोजित माध्य होता क्या है, संयोजित, अब बात को समझिएगा।
संयोजित माध्य होता है कि आपको एक ग्रुप का माध्य दे रखा हो, दूसरे ग्रुप का भी माध्य दे रखा हो, तीसरे ग्रुप का भी माध्य दे रखा हो, तो संयोजित माध्य क्या होगा? संयोजित, जिसे हम कुल माध्य बोलते हैं, संयोजित माध्य। पहले ग्रुप में नंबर इनटू पहले का माध्य, दूसरे ग्रुप में संख्या बटे दूसरे ग्रुप का माध्य, जितने ग्रुप हो उतने ग्रुप की संख्या गुणा माध्य बटे नीचे n1 प्लस n2 डॉट डॉट डॉट। जैसे हमने करा कि एक क्लास में 10 लड़कियां हैं जिनका औसत भार कितना है? 40 है। उसी क्लास में आपके 30 लड़के हैं जिनका औसत भार कितना है? 50 है। तो क्लास का औसत भार निकालो या संयोजित माध्य निकालो, तो क्या होगा? संयोजित माध्य होगा पहली संख्या गुणा ये माध्य प्लस दूसरी संख्या गुणा माध्य बटे दोनों का योग 10 प्लस 30, 400 प्लस 1500 बटे 40। फिर कितना आ गया? 1900 बटे 40। भाग कर लेना, जो आ जाए उसका आंसर आ गया। ये आ गया संयोजित माध्य। इसके बाद फिर आगे बात चलती है माध्यिका आ जाए। माध्यिका, हम कहां पहुंच गए? माध्यिका पर। माध्यिका होती क्या है? बात को ध्यान दीजिएगा। माध्यिका निकालते समय सर्वप्रथम पद मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही या अवरोही क्या? या तो बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में। जैसे 2, 4, 7, 9, 11, ये आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही होता घटता हुआ क्रम। यदि मैं इसकी माध्यिका पूछूं, इसमें कितने पद हैं? 5। और जब विषम पद हो तो इन्हीं में से कोई एक माध्यिका होगी। 2 इधर छोड़ दिया, 2 इधर छोड़ दिया, ये हो गई माध्यिका होगी। ये माध्यिका होगी। जब भी विषम पद हो तो उन्हीं में से कोई एक होती है। अब यही होता 2, 4, 7, 9, 11, 13। ये कितने? ये है सम 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब माध्यिका निकालने के लिए कहते हैं तो इधर से पहले 2 छोड़ा, इधर से 2 छोड़े। अब क्या कोई छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। तो जब भी सम होंगे तो 2 पद बचेंगे। इन दोनों को जोड़ो 16 और 2 का भाग कर दो 8। इसकी माध्यिका आ गई 8। आपको फॉर्मूला याद कराया जाता है कि जब भी विषम हो, जब भी पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका आपको याद कराई जाती है। उतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है। माध्यिका हमें तो डायरेक्ट चाहिए। माध्यिका क्या होती है? n+1 बटे 2वें पद का मान ये होती है। 5 पद हैं, 5 और 1 6, 6 बटे 2 तीसरे पद का मान बताओ। 1, 2, 3, 7 ही तो आ गई। मैंने यही तो बोला था माध्यिका है, इतना याद रखिए। और जब सम होते हैं n बराबर, जब सम हो तो माध्यिका क्या होती है? माध्यिका तब आपने याद कर रखी होगी n बटे 2वें पद का मान प्लस n बटे 2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2। अब देखिए, ध्यान दी, n बटे 2। अब इसमें कितने पद हैं? समय 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 में 2 का भाग करेंगे तीसरा, 1, 2, 3, तीसरे पद का मान 7। अब 3 में 1 जोड़ेंगे, चौथा पद कौन सा आएगा? 9 बटे 2। देख लिए 8 ही आ रहा है। एक तो तरीका डायरेक्ट सोचने का और एक ऐसे फॉर्मूले से सोचने का। अब पेपर में क्या आ गया? पेपर में कहता है कि 2, 4, x प्लस 2, 5, 7 की माध्यिका 6 है।
तो x का मान बताओ कि माध्यिका 6 है, तो x का मान बताओ। अब आपने देखा कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6। जब 6 हैं तो 2 इधर से छोड़ा और 2 इधर से छोड़ा। अब माध्यिका इन दोनों के योग का आधा करना होता है, इन दोनों के योग का आधा बराबर 6। माध्यिका तो 6, कितना आ गया, 2x + 2 बराबर 12, 2x बराबर 10, x बराबर 5। माध्यिका कितनी आ गई, 5। आपने यदि फॉर्मूले से करोगे तो कैसे करोगे, फॉर्मूले से करोगे तो आप ये करोगे, माध्यिका बराबर n/2, वे पद कितने, 1 2 3 4 5 6, वे पद का मान। जब इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो तो आप आरोही या अवरोही में नहीं सजा सकते, क्योंकि आपको नहीं मालूम x का मान क्या है। जिस रूप में उसने दे रखा है वैसे ही रखना पड़ेगा आपको। इसका बात आगे बढ़ती है, +n/2 वें पद का मान बटे 2। माध्यिका कितनी, 6, n/2 पद कितना है, x, तीसरा पद x + 2/2। हल कर लो, यही आएगा। इस प्रकार से माध्यिका पे क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा कुछ आते भी नहीं है। इस इतने पे ही आपका काम चल जाएगा बिल्कुल। होते तो इसमें बहुत फॉर्मूले, सतत श्रेणी में, असतत श्रेणी में। क्यों, यदि आपने जरा बात करें कि असतत श्रेणी में कैसी होती है माध्यिका। असतत श्रेणी में माध्यिका निकालते समय सर्वप्रथम अब क्या करेंगे, संचयी बारंबारता तैयार करते हैं। जैसे x बराबर है 2 4 6 8 और f बराबर है 2 3 4 5। तो सबसे पहले आप संचयी बारंबारता तैयार करेंगे। संचयी बारंबारता क्या तैयार होगी, 2 5 5 4 9 और 9 5 14, ये भी 14। अब 14 क्या ही संख्या है, सम। 14 की संख्या है सम। अब 14, अब कैसे करेंगे, 14 में 14/2 करूं, 14/2 कितना होता है, 7, 7 और 1 8। 8वां पद किसमें होगा, इसमें। अरे 8वां पद इसी में तो आएगा। अब इसमें आएगा तो इसके सम्मुख पद मूल्य कितना है, 6। तो माध्यिका कितनी होगी, 6। इसी प्रकार मैं बीच बीच में आप क्वेश्चन बोलूंगा जो डायरेक्ट पेपर में आने वाले हैं। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन और किस प्रकार से बन सकते हैं। अब आपके पेपर में आ गया कि किन्हीं संख्याओं का समांतर माध्य दे रखा हो और आपसे कहते हैं प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया समांतर माध्य कितना हो जाएगा। तो जितना जुड़ रहा हो उतना ही माध्य में जोड़ दो आप, नया माध्य आ जाएगा। आपसे उसने मान लो तो कि मैं क्वेश्चन बोलता हूं कि 2 4 6 8 9 10, इसका माध्य 7 है, इसका माध्य 7 है। प्रत्येक संख्या में यदि 5 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य कितना हो जाएगा। पहले मैंने बोला 7 और 5 जोड़ रहा हूं सब में तो 12 नया माध्य हो जाएगा। यदि घटाऊंगा तो नया माध्य कितना हो जाएगा। प्रत्येक में से यदि घटाऊं तो माध्य में से भी घटा दिया जाएगा, तो 7 में से 5 गए 2। यदि प्रत्येक संख्या में गुणा कर दिया जाए तो माध्य में भी गुणा कर दिया जाएगा, 7 पंजे 35। यदि प्रत्येक संख्या में भाग कर दिया जाए तो माध्य में भी भाग कर दिया जाएगा। इस थ्योरी को दिमाग में भर के रखना। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि 5 संख्याओं का समांतर, 5 संख्याएं जो क्रम से है x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 हैं का माध्य 3 है। यदि प्रत्येक में 2 घटा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। माध्य 3 है, 3 में से 2 घटा दो, 1 आ गया। तो थ्योरी आती है कि निम्न कुछ संख्याओं का माध्य दे रखा हो, प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ा जाए माध्य में उतना ही जुड़ जाता है। प्रत्येक संख्या में से जितना घटाया जाए उतना ही माध्य में से घट जाता है। प्रत्येक संख्या में जितने का गुणा करा जाए उतना ही माध्य में गुणा हो जाता है। प्रत्येक संख्या में से जितना भाग करा जाए, प्रत्येक संख्या में जितने का भाग करा जाए उतना ही नए माध्य के लिए भाग हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं, क्या कहता है, कहता है कि यदि 10 संख्याओं का माध्य
12 है, 12 है, परंतु जब गणना कर रहे थे तो हम 46 को 56 पढ़ गए, मतलब एक संख्या उसमें 46 थी और हम कितना पढ़ गए, 56 पढ़ गए। तो सही माध्य क्या होगा, सही माध्य मतलब को आप समझिएगा। जब हम 10 फालतू जोड़ गए तो 10 का माध्य फालतू आएगा कि नहीं आएगा उसमें। आपके पास 10-10 के 10 नोट हैं। अब एक 10 के नोट को, जो 10वां नोट है उसे हम 50 का नोट समझ गए। आप सोचिएगा यदि 10-10 के 10 नोट होते तो 100 रुपये तो होते, उसका माध्य कितना आता, 10 आता, माध्य 10 आता। लेकिन अब हुआ क्या, 10-10 के नोट में 9 नोट को तो हम 10 का ही समझे, 90 रुपये तो वो समझे, प्लस जो 10वां नोट था वो आप 50 का समझ गए, 140 हो गए। तो सही, तो माध्य कितना आएगा आपके हिसाब से, 140/10, 14 आ गया। ज्यादा आ गया कि नहीं आ गया। अब आप कहें कि सही माध्य निकालो, हमने 10 के नोट को कितना जोड़ लिया, 50, कितना फालतू जोड़ा, कितना फालतू जोड़ा, 40, और 40 का माध्य कितना होगा, संख्या कितनी है, 10, 4 माध्य फालतू जुड़ा हुआ है, इसमें से 4 घटा दो, 14 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 10। 14 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 10। सीधे आ गया। जितना फालतू उसमें जोड़ जाओ उतने का माध्य निकालो और माध्य में से घटा दो। जितना कम जोड़ जाओ, जितना कम जोड़ जाओ उतने का माध्य निकालो, जितना आप कम जोड़ गए उसका माध्य उसमें जोड़ दो। जैसे यहीं पे क्वेश्चन होता कि हम 56 को 46 पढ़ गए, 56 को 46 पढ़ गए, तो हम कितना कम पढ़ गए, 10, और 10 कम पढ़ गए, संख्या कितनी है, 10। 10 में 10 का भाग करा 1, मतलब एक माध्य कम आ रहा है, इसका मतलब तो इसमें 12 में 1 जोड़ देंगे। तो बात क्या समझ में आई कि जितना कम जोड़ जाए उतने का माध्य निकालो, माध्य में जोड़ जाओ। जितना फालतू जोड़ जाए उतने का माध्य निकालो, उतने का माध्य घटा दो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे की बात करते हैं। इससे आगे हमारी बात आती है, माध्यिका हमारी हो चुकी थी, माध्यिका में हमने चर्चा कर ली। बहुलक, बहुलक क्या होता है, मैं आपको इस पर सतत श्रेणी की बात नहीं कर रहा कि आप क्यों फॉर्मूला याद रखो। यदि आप फॉर्मूला याद रखोगे तो वहां पे फॉर्मूला ये होता है, md बराबर L1 प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। कितने लोग लिख लेते हैं, कितने लोग I लिख लेते हैं, ये होता है सतत श्रेणी में। जहां L1 क्या होता है, L1 होती है माध्यिका वर्ग की, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। ये क्या होती है, माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F क्या होता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और I क्या होता है, I का मतलब है इंटरवल, इंटरवल होता है वर्ग अंतराल, I इंटरवल, वर्ग अंतराल। उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इस पर क्वेश्चन नहीं आ रहा, फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो अब अगली बात आती है हमारी बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक यदि व्यक्तिगत श्रेणी है, ये व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है, जिसमें सिर्फ पद मूल्य हो, 2 4 6 2 4 5 2। बहुलक, बहुलक सबसे अधिक बार क्या आ रहा है, 2, सबसे अधिक बार क्या आ रहा है, 2। तो यहां बहुलक हो गया, बहुलक बराबर 2। यदि ऐसा होता 2 4 6 2 4 5 2 4, यहां पे 2 भी 3 बार आ रहा है और 4 भी 3 बार आ रहा है, तो यहां पर जो बहुलक होगा, बहुलक 2 और 4 दोनों होगा। इसे बोलते हैं दो बहुलक वाली श्रेणी।
इसे बोलते हैं एक बहुलक वाली श्रेणी। हो सकता है तीन एक समान 12 वाले हो, उन्हें बोलते हैं तीन बहुलक वाली श्रेणी। एक तो बहुलक इस प्रकार सा। दूसरा बहुलक जब असतत श्रेणी होगी तब कैसे होता है, मान लिया x का मान 2 3 5 7 है और f बराबर 7 12 8 9। आपसे कहा अब बहुलक बताओ, तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, 12। और 12 के सम्मुख पद मूल्य को 12 के सम्मुख पद मूल्य को बहुलक कहते हैं। मतलब जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है उस पद मूल्य को बहुलक कहते हैं। यह असतत श्रेणी में आ गया। तीसरा आता है, यदि आप उसमें भी याद करेंगे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सतत श्रेणी में क्या फॉर्मूला होता है, सतत श्रेणी में फॉर्मूला होता है m0 बराबर L1 प्लस f माइनस f1 बटे 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू आई। जहां L1 क्या होता है, L1 होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L2 बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, F बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और I जो होता है वो होता है L2 माइनस L1। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है x बराबर 2 4 5 6 और f दे दिया 4 6 8 5। कहता है इसका बहुलक निकालें। बहुलक निकालते समय संचयी बारंबारता नहीं बनाना, संचयी बारंबारता किस में बनाना पड़ता है, सिर्फ माध्यिका में। ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। संचयी बारंबारता सारणी तैयार करते हैं किसके लिए, माध्यिका के लिए, बहुलक के लिए नहीं करते। अब इसमें देखेंगे आप सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, 8। ये बहुलक वर्ग हो गया। ये एक मिनट, इसमें हमें देना चाहिए था 0 से 2, क्योंकि हम सतत श्रेणी का पढ़ रहे हैं। 2 से 4 और 4 से 6 और 6 से 8, ऐसे। अब ये बहुलक वर्ग हो गया। ये L1 होगा, ये L2 होगा, ये F होगा, ये F1 होगा और ये F2 होगा, क्योंकि बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग को क्या बोलते हैं, F1, और बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग को क्या बोलते हैं, F2। बहुलक वर्ग में पहले वाले जो निम्न सीमा है उसे L1 और उच्च सीमा को L2। फॉर्मूले की सारी चीजें हो गई, इसको लगा लेंगे, हो जाता है। लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ आ सकता है कि माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध बताएं। माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध, तो याद रखेंगे बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका। याद रखेंगे बिल्कुल, माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। बहुलक m0 बराबर 3m, ये d से और 2m, ये याद रखेंगे आप। इससे कुछ भी कर सकता है, 2m को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, लेकिन याद यही रखेंगे, इसी से ही आएगा। यदि ये ना दे रखा हो तो इसको इधर कर लिया होगा, इसको इधर इधर उधर कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। याद रखना बड़ा आसान है। आपने कैसे, सबसे पहले माध्य पढ़ते हैं, उसके बाद आप माध्यिका पढ़ते हैं, उसके बाद आप बहुलक पढ़ते हैं। तो सबसे जो एंड में पढ़ते हैं उसे सबसे पहले लिख दिया। सबसे एंड से पहले क्या पढ़ते हैं, माध्यिका, माध्यिका लिख ली। उसके बाद क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, माध्य, फिर माध्यिका हटा दिया। यहां पर इसके आगे 1 है, तो संख्या ऐसी लिखनी है जिससे 1 आ जाए। तो याद रखना है 3 और 2 लिखते हैं, 3 में से 2 गए 1, समझने के लिए, कभी गलती नहीं होगी। उल्टा, जैसे माध्य माध्यिका बहुलक होता है, सबसे पहले हमने बहुलक लिखा, फिर हमने लिखा, उल्टा लिखना शुरू करा, माध्यिका लिखा, फिर हमने माध्य लिखा।
यहां बराबर का चिन्ह लगाया, इसके आगे बहुलक के आगे कुछ नहीं लिखा, वो एक है, यहां पर 3 लिख लिया और यहां पर 2 लिख लिया, माइनस का चिन्ह। कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते, नहीं तो ये हमेशा गड़बड़ी होती है कि ये क्या थे आपस में। कभी बहुलक माध्यिका इधर आ जाती है, कभी बहुलक इधर आ जाता है। 3 और 2 याद रखेंगे, 3 में से 2 घटनाएं बाद में, कभी गलती नहीं हो सकती, फॉर्मूले डायरेक्ट याद हो गया। इस प्रकार से ये चैप्टर होता है सांख्यिकी का। फिर भी मैंने थोड़ा लंबा खींच गया, तो इस प्रकार से मैंने जो चीज बोली है उसके अलावा किसी पे क्वेश्चन नहीं आ रहा, गारंटेड नहीं आ रहा। तो आगे की फिर बात करते हैं दूसरे चैप्टर। देखिएगा, आप स्टार्ट करते हैं समुच्चय। समुच्चय में बात आती है, समुच्चय होता क्या है। समुच्चय होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब क्या है? जैसे मैंने यदि आपसे कहूं कि एक क्लास में लंबे बच्चों का समूह क्या समुच्चय है? नहीं है। क्यों? लंबे तो सब होंगे, 3 फुट वाला बैठा है वो भी लंबा है, 3.5 फुट वाला बैठा है वो भी लंबा है, 4 फुट वाला बैठा है वो भी लंबा है, 5 फुट वाला बैठा है वो भी लंबा है, 6 फुट वाला बैठा है वो भी लंबा है। तो ये समुच्चय नहीं हो सकता। यदि ये बोला होता, मैंने एक लाइन दे दी होती कि 5 फुट से अधिक लंबे, तो ये समुच्चय होगा। इसी को बोलते हैं सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइंड फॉर्म होनी चाहिए। जैसे आपसे कहा जाए हिंदुस्तान के प्रसिद्ध कवियों का समूह, नहीं है। प्रसिद्ध किस चीज में प्रसिद्ध? कितनी कविताएं लिखी हैं, कुछ तो दो। तो ये समुच्चय नहीं है। क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समूह, अरे प्रसिद्ध, आपकी नजर में कोई और, दूसरे की नजर में और, तीसरे की नजर में कोई और, लेकिन ये बोल रहे कि 5000 रन से अधिक बनाने वाले खिलाड़ियों, प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समूह, वो समुच्चय है। हिंदुस्तान की प्रसिद्ध नदियों का समूह समुच्चय नहीं है। वो बोलना चाहिए कि किस चीज में प्रसिद्ध, क्या वहां पे आपका कुंभ लगता है, अर्ध कुंभ लगता है, कि कितने राज्यों से जाती है, कुछ तो हो। तो इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड फॉर्म। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। इसमें अवयवों को मजले कोष्ठक में लिखा जाता है। इसके अंदर जो लिखे होते हैं उसे बोलते हैं अवयव, और अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है, और इसको कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है, ए बी सी किसी से। अब यदि इसमें एक ही अवयव हो, खाली ए है, तो इसे बोलते हैं एकल समुच्चय। यदि एक भी अवयव ना हो तो इसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। इसे फाई से भी डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है कि यदि कोई समुच्चय आपको दे रखा है, उसके उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है। मैं मेन पॉइंट बोलता जा रहा हूं, जो मेन जो पेपरों में कवर करने 15-20 मिनट में जो बातें बोली जा सकती, मैं वो बोलने की कोशिश कर रहा हूं। उपसमुच्चयों की संख्या पूछी जाए, ए बी सी है, इसमें पूछा जाए कि उपसमुच्चयों की संख्या बताओ। यहां पर आपने अवयव देखे 3 हैं, उपसमुच्चयों की संख्या होती है, उपसमुच्चयों की संख्या, समुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n। अब इसमें कितने अवयव हैं? 3, 2 की पावर 3, इसका मतलब 8 होंगे उपसमुच्चय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सबसेट। यदि इसके उपसमुच्चय बनाए जाएं तो क्या क्या बनेंगे? ए, देखिएगा जब मजले कोष्ठक में लिखा जाएगा तभी सेट बोला जाएगा, तभी समुच्चय बोला जाएगा। मैं क्या बोला हूं? उपसमुच्चय। समुच्चय शब्द आ गया तो मजला कोष्ठक जरूर होना चाहिए। ए बी सी, ए बी, बी सी, सी ए बी सी और 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 5 हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। तो कितने आगे? 2 की पावर n। याद रखेंगे, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी समुच्चय में 4 अवयव हैं तो उपसमुच्चयों की संख्या बताइए। 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 16 होता है।
ये ध्यान रखेंगे। अब इसी में बात को जरा सुनते आइएगा। इसके अंदर जो लिखे हुए हैं वो अवयव हैं। क्या हैं? अवयव। अब आपके पास आ जाए बी इस ए में है कि नहीं है, तो बिलोंग्स का निशान लगेगा। बिलोंग्स, बी ए में है, जब अवयव होगा तो बिलोंग्स का निशान लगेगा। लेकिन यही जब मैं ये बना दूंगा बी, ये अब सबसेट हो गया, उपसमुच्चय हो गया, और जब उपसमुच्चय होगा तो ये निशान लगेगा, सबसेट का चिन्ह लगेगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। यदि आपसे कहूं सी इसमें है ए में, तो सब बिलोंग्स टू, लेकिन सी ऐसे बना दिया मैंने समुच्चय का निशान, तो ये लगेगा सबसेट ए का है। इसी बात को फिर ध्यान दें आप। यदि आपको इस प्रकार से होता आपके पास 1 2 3 4, अब आपसे मैं पूछूं 2 ए में है कि नहीं है, तो बिलोंग्स का निशान लगेगा। अब मैंने कहा ये 3,4 ये ए में किसका निशान लगेगा? बिलोंग्स का लगेगा कि सबसेट का लगेगा? आप तुरंत छूटते ही कह दोगे सबसेट का लगेगा। मैं जानता हूं आप क्या बोलोगे, नहीं बिलोंग्स का लगेगा। आपने क्यों? अभी तो कह रहे थे मजला कोष्टक, यहां पर मजला कोष्टक मैंने ठोका है, लगाया है। यहां पर क्या मैंने लगाया? इसमें तो लगा हुआ है। ये इसका अवयव है, ये इसका अवयव है, मैंने नहीं लगाया, इसके अंदर लगा हुआ है, ये इसका अवयव है। यदि यहां पर मैं पूछूं कि कितने अवयव है इसमें, तो 1 2 और ये 3, ये तीसरा, ये 4 अवयव नहीं है। कितने अवयव हैं? 3 अवयव है। यदि इसके उपसमुच्चय बनेंगे तो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। ये बहुत बहुत पॉइंट की बात है, इन बातों को ध्यान देना है। और पेपर को सॉल्व करते समय आप एक बात का और विशेष ध्यान रखेंगे, ध्यान का रखना है कि यदि हमें 50 क्वेश्चन मैथ के कवर करने हैं, पहले हम 30 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो 30 मिनट में हो जाएं। ऐसे ही आते हैं, खटाखट होते चले आए माइंड से, मतलब एक क्वेश्चन में 1 ही मिनट लग रहा हो। फिर अगले जो 20 क्वेश्चन हो उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे अपने आप छट जाएंगे जिसमें 1.5 मिनट लग रहा हो, मुश्किल से 1.5 मिनट। पहले जो 30 होंगे उसमें से कई तो ऐसे होंगे जो आप 10-10 सेकंड में करोगे। मैं 1-1 मिनट ज्यादा बोल रहा हूं, तो मैं एवरेज ले रहा हूं 30 मिनट में वो 30 क्वेश्चन कर देने हैं। और अगले 30 मिनट में हमें ऐसे पेपर को देखना है कि जिसमें कि हम 10 क्वेश्चन और कर लें। कम से कम हमारा 1 घंटा खाली खर्च चुका है और 40 क्वेश्चन वो हो चुके हैं। आप देख लीजिएगा। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं 2015 से और 2019 तक के पेपर आप बस करके चले जाओ। 2015 से और 2019 तक के पेपर आप एक साथ करके चले जाओ, बस उन्हें करके चले जाओ, तो गारंटी की बात है पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। दावा है इस बात का, क्योंकि उन पेपरों को भी जब कराया गया है तो बहुत अच्छी तरह कराया गया है। और यदि आप उनको कहते हो, मेरे पास कई बच्चों के फोन और कई मैसेज आए हुए हैं कि उन 5 पेपर को एक ही जगह डाल दिया जाए, तो मैंने उसको, वैसे तो प्ले लिस्ट आप खोलेंगे तो वहां डाले हुए हैं पेपर, यूपी पॉलिटेक्निक के पेपर, आप एक एक करके उसे खोलें, एक जगह पर आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। अब सारा काम आप प्ले लिस्ट के थ्रू करें, तो आपको ये नहीं कि सारे वीडियो आप खोल के देख रहे हो तब हो रहा है। तो आगे देखते हैं। अब इसी में बात को हम आगे बढ़ाते हैं। बात इन्हीं क्वेश्चनों से हम आगे बढ़ाएंगे। क्या है बात को कि ए और बी 2 समुच्चय दे रखे हैं आपको, ए और बी। ए बराबर दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5। बी बराबर दे रखा है 3 4 6 8। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ए यूनियन बी। यूनियन होता है सम्मिलन, और मैं और आसान भाषा में कहूं ये कटोरा है। इस कटोरे में सब कुछ आएगा, लेकिन जो एक सा होगा वो एक बार आएगा। अर्थात इन दोनों का हमें क्या लेना है? लासा। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्त है। कैसे लेते हो आप? जो कॉमन होता है वो तो एक बार लिखते हो, बाकी बचे हुए सब लिखते हो आप। 1 2
3 4 5 6 8। इसके बाद आप देखें ए इंटरसेक्शन बी, क्या होगा इसमें दोनों में जो कॉमन होता है इसको बोलते हैं हिंदी में सम्मिलन, और इसे बोलते हैं सर्वनिष्ठ कॉमन, अर्थात मासा। दोनों का मासा क्या आएगा 3,4। ये दोनों का मासा आ गया। इस पर क्वेश्चन आया था, यूनियन इंटरसेक्शन भी निकलवा सकता है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात वो क्या कहता हूं, वो कहता है a माइनस बी निकालू। a माइनस बी निकालते समय जिसमें से आप घटा रहे हैं उसके बचे हुए लिखे जाएंगे। a माइनस बी का मतलब क्या है, जिसमें से आप घटा रहे हैं उसके बचे हुए लिखे जाएंगे। तो उसके बचे हुए क्या लिखे जाएंगे, a में से आपने घटाया, क्या 1 घटा नहीं घटा बचा, 2 घटा नहीं घटा बचा, 3 घट गया 4 घट गया, 5 घटा नहीं घटा 5 बच गया। ये 6 और 8 नहीं लिखे जाएंगे, जिसमें से घटेंगे उसके बचे हुए लिखे जाएंगे। b माइनस ए क्या होगा, b में से a घटाना है तो b के बचे हुए लिखे जाएंगे। 3 हट गया, 4 हट गया, 6 और 8। तो आपको यूनियन निकालना आना चाहिए, इंटरसेक्शन निकालना आना चाहिए, घटाना भी आना चाहिए। इसके बाद इससे बात आगे बढ़ती है। बात क्या आगे बढ़ती है, बात ये बढ़ती है कि मान लिया आपको u दे रखा है, u का मतलब है यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है, यदि आप अलीगढ़ के सभी गांवों की बात करो तो अलीगढ़ ही हमारा पूरा संसार हुआ। यदि यूपी के पूरे जिलों की बात करो तो यूपी संसार हुआ। यदि हिंदुस्तान के सभी राज्यों की बात करो तो हिंदुस्तान हमारे लिए पूरा संसार हुआ। और पूरे विश्व के देशों की बात करो तो वो पूरा संसार हुआ। तो यहां पर मान लिया हमारे पास यूनियन दे रखा है 1 2 3 4 5 6, और ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 4 5 6। मतलब ये जो अवयव होंगे वो सब इसी में से होंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं होंगे। आपसे कहा ए डैश निकालो। ए डैश होता क्या है, हिंदी में बोलते हैं ए डैश को पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय, और अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। पूरक समुच्चय होता क्या है, जिसकी खोपड़ी पे डैश है, जिसकी खोपड़ी पे डैश है उसको यू में से घटा दो। u में से a को घटाना है तो 1 हट जाएगा, 2 घट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा। मैंने कहा था जिसमें से घटा रहे हो उसके बचे हुए लिखे आते हैं। तो इसमें से घटाया तो क्या लिखा जाएगा, a को घटाया तो 5 6। बिल्कुल बात क्लियर है। अब हमने b डैश निकाला तो क्या आएगा, b डैश क्या आएगा, u में से b को घटाओ। u में से b को घटाओगे तो क्या बचेगा, 1 2 3। ये डैश होता है कॉम्प्लीमेंट सेट, पूरक समुच्चय। यदि आपसे कह दिया जाए ए डैश का डैश, आपको ये बात बताई गई, क्या बात बताई गई कि डैश का डैश, जिसकी खोपड़ी पर डैश पहले वो निकालो। तो पहले हमने ए डैश निकाल लिया। अब ए डैश की खोपड़ी पर डैश है तो यू में से क्या घटाएंगे हम, ए डैश, मतलब यू में से इस डैश को घटाना है। तो जिसमें से घटाया जाता है उसके बच्चे हुए लिखे आते हैं। तो 5 और 6 घट गया तो क्या बचेगा, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 क्या है, ए आ गया। इसका मतलब डैश पे डैश हो, डबल डैश हो तो वही लौट के आ जाता है। ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है। बी डैश का डैश क्या होता है, बी होता है। बिल्कुल बात क्लियर। कुछ बातें और आप ध्यान रखिएगा। ए यूनियन बी पर यदि कभी भी डैश लगा हुआ हो, डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं ऐसे, तो याद रखने की टेक्निक क्या होती है, इसकी खोपड़ी पे भी डैश लगाओ, इसकी खोपड़ी पे भी डैश लगाओ, इसमें ऊपर कटोरा है इसको पलट दो, इंटरसेक्शन कर दो, यूनियन को इंटरसेक्शन। यदि इस प्रकार से हो
अब क्या करो, ए डैश यूनियन बी डैश कर दो। आपको और फॉर्मूले याद करने का तरीका बताऊं, ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट का मैं तरीका बता रहा हूं, ये रट नहीं पाओगे। जब दिखाई दे रहा है पूरे पे डैश है, अलग अलग लगाना है, तो ऊपर मुंह खुला हुआ है तो नीचे खोल दो, नीचे खुला हुआ है ऊपर खोल दो, अलग अलग डैश लगा के। सिंपल टेक्निक याद करने की। आपके पास ये आ जाए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्या होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। अब किताबों में से याद करोगे तो करते रह जाओगे। अब आपको क्या करना है, बाहर क्या लगा यूनियन, ए का बी के साथ भी यूनियन करो, ए का सी के साथ भी यूनियन करो। याद करने की टेक्निक, बीच में जो चिन्ह है वो यहां लगा दो। ए का बी के साथ भी यूनियन कर दिया, जो बाहर है उसको लगाते हैं, ए का सी के साथ भी कर दिया, और बीच में क्या कर दिया, जहां इंटरसेक्शन है वो यहां लगा दिया। यदि ऐसा आ जाए, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कौन सा सत्य है, तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और यहां पे यूनियन ये वाला। ये दिमाग में सब भर लीजिएगा कि इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना है। मैंने आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, घटाना, डैश, पूरक समुच्चय सारी चीजें बताई। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है वो क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, वो क्वेश्चन आता है कि यदि आपने किसी को अपने यहाँ पार्टी पे बुलाया, जैसे आपने उस पर फॉर्मूले भी सीखे होंगे, आप लोग बहुत फॉर्मूले से करते हो कि ये फॉर्मूला लाएंगे वो लगाएंगे, वो फॉर्मूले मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। एन ए यूनियन बी, आपने ये याद कर रखा है, ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में कुल आते हैं, इसमें कॉमन आते हैं। उदाहरण में क्या देना चाह रहा हूं, आपने एक पार्टी रखी, उसमें आपने 100 लोगों को इनवाइट करा, आपने एक पार्टी में 100 लोगों को इनवाइट करा, और पार्टी है चाय और कॉफी की। कुल आपने कितने बुलाए, 100, कुल बुलाए 100, और उसमें से जो चाय पीने वाले थे और कॉफी, चाय पी 50 ने और कॉफी पी 70 ने। अब आप कहेंगे 100 तो बुलाए, 50 ने कॉफी पी और 70 ने, और 50 ने चाय पी और 70 ने कॉफी पी। वाह रे वाह, क्या गणित है। अरे भैया, जब फ्री की मिल रही है तो चाय भी पी रहे हैं साथ में और कॉफी मान ली, कितने चुपचाप मुंह घुमा के इधर से इधर। अब हुआ क्या, अब आपसे ये पूछा गया कितने लोग ऐसे थे उस पार्टी में जिन्होंने कॉफी भी पी और चाय भी पी। बिना फॉर्मूले करना चाहो, 100 बुलाए थे और 70 और 50 120 ने पिए, कितने फालतू हैं, 20। इसका मतलब 20 ऐसे हैं जिन्होंने कॉफी भी पी है और चाय भी पी है। करने की जरूरत आपको नहीं पड़ी, डायरेक्ट आपने बता दिया। आप फॉर्मूले से करते तो आप ऐसे करते कि चाय यूनियन कॉफी बराबर नंबर ऑफ चाय, नंबर ऑफ कॉफी माइनस नंबर ऑफ चाय इंटरसेक्शन कॉफी। और नंबर ऑफ ये कितने हैं, कुल 100 हैं, ये 50 हैं, ये 70 हैं। अब इतना लंबा चौड़ा लिखते लिखते परेशान है। इधर ले आई बराबर 120 माइनस 100, 20 आ गया। क्यों करें इतना लंबा, क्या वजह है। अब इसी में दूसरा इसी का तरीका कैसे बदलता है और टेक्निकल करा क्वेश्चन को। वो टेक्निकल क्या करता है, वो कहता है 100 तो आपने बुलाए, लेकिन उन 100 में से 10 ऐसे हैं जो ना कॉफी पीते हैं और ना चाय पीते हैं, तो 10 तो खाली पार्टी में घूमेंगे। काम के कितने बचे, 90। इन 90 का इंतजाम करना है आपको। फिर वही बात, चाय पी 50 ने और कॉफी पी 70 ने। तो हमें तो अपने काम वालों से मतलब है कि 10 तो वो बेकार घूम रहे हैं, 90 हैं जो कॉफी और चाय पी रहे हैं। तो अब बताओ जो दोनों पी रहे हैं वो कितने। अब 90 तो ये और 120 ये, इसका मतलब कितने, 30 ऐसे हैं जो कॉफी भी पीते हैं और
चाय भी पीते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन आता है कि एक हवाई जहाज में कुछ लोग यात्रा कर रहे हैं जिनकी संख्या 50 है। जिनकी कुल संख्या कितनी है? 50। उसमें से 30 तो हिंदी बोलते हैं, 30 तो हिंदी बोलते हैं और 40 जो हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं। 40 अंग्रेजी बोलते हैं। बताओ ऐसे कितने हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं? सिंपल सा फंडा। 50 थे कुल, 70 बोलने वाले बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब कितने का अंतर है? 20 का। तो 20 ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। अब इसी में होता 50 लोग यात्रा कर रहे थे जिसमें से 30 हिंदी बोल रहे थे और 10 तो ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, खाली फ्रेंच। 10 ना हिंदी बोलते हैं ना अंग्रेजी बोलते हैं, तब वो 40 हो जाते हमारे काम की। और यही क्वेश्चन होता तो हम क्या करते? 40 ये हैं और 70 ये हैं, तो कितने का अंतर होता? 30। उस स्थिति में 30 कॉमन होते हैं, तो हम अपने जरूरत वालों को देखते हैं। इस प्रकार से ये समुच्चय के क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं आएंगे, तो आप इसको अच्छी तरह समझाइए। लेकिन पेपर सॉल्व करते समय विशेषता ध्यान रखिएगा। पेपर सॉल्व करते समय बच्चा करता क्या है? सबसे पहले आपको जब पेपर मिले, जब आपको भरने के लिए कहा है, सबसे पहले आप अपना रोल नंबर जो इसमें भरना है, जो फिल करना है, पहले शांति से बैठ के आप फिल करें। ये नहीं कि चोरी करने में लग जाएं, यूं उठा के क्वेश्चनों को देख रहे हैं कि किधर है, यो कुछ ना करना हो। आराम से बैठें, चुपचाप पहले अपना भरेंगे आराम से, क्योंकि 15-20 मिनट पहले वो कॉपी दे देंगे आपको। टाइम चालू होगा जब पेपर की सील खुलेगी तब से, तो बिल्कुल बेईमानी पे ना लगें। शांति से पहले उसे भरें। एक बात आप खुद सोचो, यदि आप बहुत हड़बड़ सड़बड़ कर रहे हो, ट्रेन में यात्रा करना चाह रहे हो, अब साहब कुछ नहीं, आपने हड़बड़ सड़बड़ करके फटाफट फॉर्म भरने गए रिजर्वेशन काउंटर पे, अपने नाम की जगह पड़ोसी को नाम लिख दिया। अब साहब पहुंच गए, ट्रेन में भी पहुंच गए साहब, ट्रेन में चढ़ भी गई, बड़े खुश हैं, हमारे पास तो रिजर्वेशन टिकट है, हमसे कोई क्या करेगा, अपनी सीट पे बैठ गई। अब आया टीटी, उसने कही दिखाओ भैया टिकट और अपनी आईडी दिखाओ। अब उसमें जब वो नाम पढ़ रहा है, जो उसके पास जो लिस्ट होगी, आपकी टिकट पे तो आपका नाम नहीं आ रहा, लेकिन उसके पास नाम आ रहा है, उसके पास नाम है, उसके लिस्ट में नाम है, आपका नाम भी है, एज भी है, सब कुछ है, सब कुछ गलत भरा हुआ है, आपके आईडी से मैच नहीं खा रहा, तो आपको क्या समझेगा? गलत है। क्या लगेगी? पेनल्टी। या तो पेनल्टी दो, नहीं तो उतर जाओ। लेकिन पेपर देते समय आपने रोल नंबर गलत भर दिया तो वहां पेनल्टी का भी चांस नहीं है, आप आउट हो। तो सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट हो वो काम बिल्कुल शांति से करना चाहिए। उसको करने के बाद में आप जब आप पेपर कर रहे हो तो पेपर करते समय इतना टाइम जरूर बचना चाहिए कि आप 15 मिनट पहले पेपर को समाप्त करके बैठ जाओ। क्यों? कि गोले आप शांति से भर लो। पेपर आपने पूरा कर लिया, मान लिया खूब अच्छी तरह करा, अभी एक और कर लें, एक और करते करते पता चला घंटी बज गई, और आप यदि उसके गोले नहीं भर पाए, सर्किल को डार्क नहीं कर पाए, तब भी आप रह गए। क्योंकि जो कंप्यूटर चेक करेगा उन सर्किल को चेक करेगा, आप कितने उसमें कितने अच्छे हो, उसमें आपको सब आते हैं, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, उसको वो OMR चेक करनी है। तो उस OMR को भरते, ये बच्चे बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन OMR भरने के लिए टाइम नहीं है। वो समझते हैं OMR भरना बेवकूफ़ी का काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो। तो उसके लिए भी समय होना चाहिए। पेपर के टाइम से 5, 10, 15 मिनट पहले पेपर समाप्त हो जाना चाहिए, कि आराम से ऊपर देखें, नीचे देखें, इधर देखें, अगल देखें, बगल देखें, कि मस्ती से देख रहे हैं, बिल्कुल माइंड फ्रेश करके निकल लें। और बाहर निकलने के बाद में सीधे अपने घर पहुँचें। आपको पूरा पेपर सॉल्व करा हुआ YouTube पे ज्यों का त्यों मिलेगा। आपको फेसबुक पे ही मिलेगी उसकी लिंक, आपको जय कोचिंग की फेसबुक पे ही मिलेगी, मेरी पर्सनल आईडी पे भी मिलेगी, सब जगह मिलेगी, सब ग्रुपों में मिलेगी। आपको पेपर आएगा, वीडियो पूरी तैयार होके
और आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसलिए आप किसी से फालतू की बात ना करें कि रास्ते में खड़े होकर और पंचायत कर रहे हैं कि हमारा कौन सा सही है। ये हमारे गुरुजी बता देंगे, सब हम अपने आप चेक कर लेंगे। एक क्वेश्चन, आप आराम से घर पे जाएं, आराम करें, अपने आप नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और इसी का नहीं आएगा, जितने भी पेपर आया करेंगे सबके सॉल्यूशन आपके पास आया करेंगे। एएमयू का आ जाए, एसएससी का आ जाए, एयरपोर्ट्स का, सबके सॉल्यूशन आपको ज्यों के त्यों मिला करेंगे और जल्दी से जल्दी मिला करेंगे कि जितनी जल्दी आ सकते हैं। जितनी जल्दी मुझे पेपर अवेलेबल होगा उतनी जल्दी मैं बना के डाल दिया करूंगा। देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम व्रत की सारी प्रमेयों की जानकारी देंगे और उस प्रमेय के साथ साथ आपको उसके क्वेश्चनों की भी जानकारी देंगे, जिस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए व्रत होता क्या है? व्रत होता है उस चर बिंदु के बिंदु पथ को व्रत कहते हैं जिसकी निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा बराबर हो। आप देखिए, आप प्रकार लेके बनाते हो, प्रकार में पेंसिल को फंसाते हो, ये दूरी बिल्कुल फिक्स रखते हो और घुमा देते हो तो व्रत बन जाता है। आप एक ऐसी डोरी लें जो अवितान्य हो, जो तने नहीं, उसमें एक तरफ ईंट बांध दें और दबा दें, एक कोने को घुमा दें, व्रत बन जाएगा। अब व्रत ये व्रत बना, ये स्थिर बिंदु है और ये चर बिंदु है, घुमाएं। इस स्थिर बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं और स्थिर बिंदु से चर बिंदु तक की दूरी को इसको त्रिज्या कहते हैं। यदि त्रिज्या का दूना कर दिया जाए तो वो व्यास होता है, डायमीटर त्रिज्या। यदि त्रिज्या का आधा कर दिया जाए तो व्यास का आधा कर दिया जाए तो वह त्रिज्या होती है। इसके बाद व्रत, यदि कोई व्रत है और व्रत की ये जीवा है, जीवा क्या होती है? व्रत की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा व्रत की जीवा कहलाती है। व्रत की जो जीवा होती है व्रत को दो भागों में विभाजित करती है। व्रत की जीवा व्रत को दो भागों में विभाजित करती है। छोटे भाग को लघु व्रतखंड, लघु व्रतखंड, व्रतखंड खंड, और दीर्घ बड़े भाग को दीर्घ व्रतखंड कहते हैं, खंड कहते हैं, दीर्घ व्रतखंड, दीर्घ व्रतखंड कहते हैं। अब बात को सुनिएगा, ये जो जीवा है व्रत की परिधि पर कहीं भी दो बिंदु को मिला दिया है, यदि वो केंद्र से आ रही है तो ये व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये भी जीवा होती है। तो यदि पेपर में आ जाए कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? जो केंद्र से आती है, अर्थात उसका व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। अब आपने इसमें पढ़ा कि व्रत की जीवा व्रत को दो भागों में विभाजित कर रही है। छोटे भाग को आपने पढ़ा लघु व्रतखंड और बड़े भाग को दीर्घ व्रतखंड। अब व्रत की जीवा द्वारा दीर्घ व्रतखंड में बना कोण, ये दीर्घ व्रतखंड है, दीर्घ व्रतखंड, दीर्घ व्रतखंड में बना कोण न्यून कोण होता है। ये न्यून कोण होता है, न्यून कोण, ध्यान रखिएगा भाषा को, न्यून कोण, जिसे हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। मतलब बड़े वाले व्रतखंड में जो बनेगा वो 90 से छोटा बनेगा। न्यून कोण होता है, 90 से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। और जो लघु व्रतखंड में बनेगा, ये छोटे वाले में जो बनेगा वो 90 से बड़ा बनेगा, ये लेस देन 90 बनेगा, लेस देन 90, 90 से छोटा। और ये जो बनेगा ये 90 से बड़ा बनेगा, जिसे हम कहते हैं अधिक कोण। 90 से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो लघु व्रतखंड में अधिक कोण और दीर्घ व्रतखंड में न्यून कोण बनता है। और अर्धव्रत में बना कोण, आधे व्रत में जो बनेगा वो होता है समकोण, ये समकोण होता है। बिल्कुल बात क्लियर? तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, किस व्रत में क्या बनते हैं। अब अगली बात आती है, सर्वांगसम व्रत कौन से होते हैं? सर्वांगसम, जब मैंने ट्रायंगल की भी सीट पूरी वीडियो डाली हुई है, उसमें आप पढ़ेंगे सर्वांगसम त्रिभुज। यहां पे सर्वांगसम व्रत,
जिन व्रतों की त्रिज्याएं आपस में समान हों उसे सर्वांग समव्रत कहते हैं। जिन व्रतों की त्रिज्याएं आपस में समान हों उन्हें सर्वांग सम, सभी अंग समान हो जाएंगे। कैसे? जब त्रिज्या बराबर हैं तो परिधि भी बराबर होगी, क्षेत्रफल भी बराबर होगा, सब कुछ बराबर होगा। तो सर्वांग समव्रत कब होता है? जबकि त्रिज्या बराबर हो। बिल्कुल बात क्लियर। अब बात को इससे आगे सुनिएगा। बात कहता है यदि दो सर्वांगसम व्रत हैं, दो सर्वांगसम व्रत हैं तो क्या होगा? दो सर्वांगसम व्रत हैं, ये एक व्रत ये रहा, ये भी व्रत ये रहा, सर्वांगसम दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं। इसमें यदि ये जीवा बराबर होंगी, जीवा बराबर होंगी तो ये केंद्र पे बना कोण, केंद्र पर बना कोण ये आपस में बराबर होगा। सर्वांगसम व्रतों में जीवा बराबर हैं तो ये कोण बराबर होंगे। सर्वांगसम व्रतों में यदि कोण बराबर हैं तो ये जीवा बराबर होंगी। सर्वांगसम व्रतों में यदि जीवा बराबर है तो ये चाप बराबर होगा। यदि ये चाप बराबर है तो ये जीवा बराबर होगी। यदि चाप बराबर है तो ये कोण बराबर होगा। यदि कोण बराबर है तो ये चाप बराबर होंगे। इसका मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों में, सर्वांगसम व्रतों में यदि कोई एक चीज बराबर हो तो बाकी सब चीजें कैसी होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। अगली फिर में आती है, यदि किसी व्रत में केंद्र से जीवा पर लंब डालें मतलब 90 का, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, बराबर भागों में बांटता है। अगला आता है, यदि किसी व्रत में कोई जीवा है, इसके मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाया जाए, यहां मिलाया जाए, यहां पर लंब डाला गया था, यहां पर मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो यह 90 का कोण होता है। किसका कोण होता है? 90 का कोण होता है। अब अगली बात, इससे अगली आती है, ये फिर में आपको सब दिमाग में रहनी चाहिए। इसके बाद बात आती है, आप लिख लेना एक एक बात, वीडियो के साथ साथ सारी बातें लिखते आना। मैं नहीं लिखूंगा, वीडियो अभी लंबी हो जाएगी। जब आगे जो वीडियो आएंगी उसमें और आएंगी, उसमें हर चीज पे एक एक एग्जाम्पल आएंगे। इस टाइम खाली आप इस प्रकार से देखते जाएं। अब यदि सर्वांगसम व्रत हैं, जब सर्वांगसम व्रत हैं, ये दो व्रत, ये सर्वांगसम है, हम दो बना लिए, आप एक में भी बना सकते हो। जब सर्वांगसम है तो जो त्रिज्या इसकी है वही त्रिज्या इसकी है। यदि ये जीवा आपस में, देखिएगा, ये जीवा आपस में बराबर हों तो केंद्र से इसकी दूरियां जो होती हैं वो बराबर होती हैं। यदि एक ही व्रत में बात करें, ये सर्वांगसम व्रत एक ही व्रत बना लिया, ये जीवाएं हैं, मान लो ये हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसकी केंद्र से दूरियां बराबर होंगी। दूरी हमेशा होती है लंबवत। तो सर्वांगसम व्रतों में दो जीवाएं बराबर हों तो वह केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। उल्टा इसका, यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं केंद्र से समान दूरी पर दो जीवाएं हों तो वह आपस में बराबर होती हैं। जब बराबर हैं तो दूरियां बराबर होती हैं, और जब दूरियां बराबर हैं तो ये आपस में कैसे होती हैं? बराबर होती हैं। अगली बात आती है, तीन असंरेख बिंदुओं से एक और केवल एक व्रत खींचा जा सकता है। याद रखिएगा, तीन असंरेख बिंदुओं से एक और सिर्फ एक व्रत खींचा जा सकता है। अगली प्रमेय को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। मैंने आपसे कहा था यदि ये व्रत है, इस जीवा के द्वारा यदि केंद्र पर यदि कोण बनाया रहा है तो इसे बोलते हैं अंशमाप। क्या बोलते हैं? अंशमाप। अब मैं फिर में क्या बोल रहा हूं, किसी व्रत में किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसके एकांतर व्रतखंड में, एकांतर व्रतखंड का मतलब है इस इधर वाले को छोड़कर, चाहे ये बन रहा हो, ये वाला कोण इस कोण का दूना होता है। यदि ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। यदि इधर बना दूं, ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा। ये वाला आधा होता है, ये वाला दूना होता है। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है।
या केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। यह बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यदि इधर की बात होगी, ये जीवा है, ये रहा। यदि नीचे कोण बनना है तो नीचे वाला कोण इधर वाले का आधा होगा। यदि ये 60 है तो ये 300 बचेगा, क्योंकि पूरा कोण 360 होता है। इसका ये आधा होगा, कितना होगा 150। बिल्कुल बात क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है किसी को। ध्यान रखेंगे, यदि मैं इसको ऐसे बनाता तो ये 60 है तो ये कितना होता 30। बिल्कुल बात क्लियर है। इसके बाद आता है कि चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज होते कौन से? चतुर्भुज के चारों शीर्ष यदि वृत्त की परिधि पर स्थित हैं तो इस चतुर्भुज को बोलते हैं चक्रीय, ABCD। और चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है? आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। और B और D का कितना होगा? B + D = 180। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक अगली पिर में देखिएगा, क्या कहता है? यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर अथवा बाहर प्रतिच्छेद करें तो उनके खंडों के गुणनफल आपस में बराबर होते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है। देखिए किस पे आएगा मैं आपको बताऊंगा। ये वृत्त है, ये जीवा, एक जीवा ये आई, एक जीवा ये आई, ABCD, और इसने P पर काटा, ये अंदर काट रही है, तो क्या लिखेंगे? इनके खंडों के गुणनफल, जहां कटान बिंदु है वहां से एक सिरे को लीजिए PA, और इसी बिंदु से दूसरे सिरे को लीजिए PB, बराबर क्या होगा? PC × PD। PA × PB = PC × PD। ये होता है, ध्यान रखिएगा। यही चीज वृत्त ये आ गया। अब ऐसे है, अब क्या ये अंदर काट रही है? कहीं नहीं काट रही। ABCD, अब इसको आगे बढ़ाया तो इसने कहां काटा? बाहर। इनके खंडों के गुणनफल बराबर होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात आपको करनी है। यहां से लेकर यहां तक, एक सिरे तक, यही बात हुई थी आपसे, और यहां से लेकर एक सिरे तक PB बराबर, यहां से लेकर यहां तक PC, और यहां से लेकर दूसरे से तक PD, ये बराबर होते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है, और ये लगभग हर कंपटीशन में आता है। यूपी पॉलिटेक्निक, SSC, सब में इस पे आता है। क्यों? बच्चा जल्दी में ये ना कर दे ये गुणा ये नहीं। यदि ये 3 है, ये 5 है, अब कह दे ये 4 है, तो ये बताओ, हमारा कॉन्सेप्ट ये था PA पूरा × PB, नियम बिल्कुल क्लियर, 4, PC 5 और 3 8, × PD 3, 4 से 2 बार, अब PA = 6। ये पूरा 6 आया तो ये कितना होगा? 6 में से 4 घटा दो तो AB कितना है? 2। ये आंसर है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन इस पे आ जाता है, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। अगली बात इसी पे आती है, बात आती है इसकी स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा। और वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, इन पिरमे पर आधारित जो प्रश्न हैं वो मैंने जो 5 साल के पेपर डाले हैं उसमें जो भी वृत्त के त्रिभुज के किसी भी टॉपिक पर आए हैं वो मैंने सारे करे हैं। तो आप अपने पेपर में वृत्त के क्वेश्चन देखें और उसमें से आप प्रैक्टिस करें। मैंने लगभग पूरे करे हैं, पूरे क्वेश्चन करे गए हैं 2015 से लेके 2019 तक।
लेकिन पेपर देते समय एक बात और ध्यान रखें, अपनी वही टेक्निक याद हो। आप लोगों को मालूम भी होगा कि मैं 2-2 टॉफियाँ बांटा करता था जब हम ऑफलाइन जब क्लास चलती थी, 2-2 टॉफियाँ। तो इस बार आप अपने हाथ से 2-2 टॉफियाँ खरीद लें, क्योंकि मैं दे नहीं पा रहा हूँ। आप लोग जरूर खरीद लें और उसी तरीके से पेपर में जाएं। सब ऑरेंज की लीजिएगा, ऑरेंज की, और बस उसे खा लीजिएगा कि हाँ कोचिंग से ही मिली हैं। एक स्टार्टिंग में खाते थे बच्चे और एक बीच में, ध्यान से जरूर ले लें। और 2 बॉल पेन ब्लैक और 2 ब्लू, ज़्यादा महंगे वाले नहीं, जो सिंपल से आते हैं 2-2.5 रुपये वाले, वो वाले आप पेन ले लें, बॉल पेन, और चला के देख लें। और वहाँ पर निशान लगाते समय पेपर एक करने का कायदा होगा। वहाँ पर जब आप रफ काम कर रहे हो, पेंसिल रख लें, पेंसिल, उस पेंसिल से करें। पेंसिल से करने से आपको फायदा क्या होना है वो मैं आपको बताऊं। जब एक बार आपने पेंसिल से कर लिया, मान लो आपका कागज भर चुका है, आप करिएगा तो शॉर्टकट, जितनी मैंने शॉर्टकट बताई है, फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन लंबे हो गए और आपने पेज भर गया। पहले आपने पेंसिल से करा, फिर आप बॉल पेन से कर रहे हैं उसके ऊपर, तो बॉल पेन डार्क चलेगा, तो वो चीज़ नीचे दब जाएगी। आपको मिटालना नहीं पड़ेगा कि 1 घंटे आप मिटाल के आप फिर कर रहे हैं। और साथ साथ जहाँ पे क्वेश्चन हैं उसी पे भी अगल बगल बहुत जगह होती है, पीछे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्टकट से वहीं पे करेंगे तो वहीं पे काम हो जाएगा। और साथ साथ पहले का आपने पहला कर लिया, भर दीजिए पीछे, कोई दिक्कत नहीं होती। बाद में एक बात को ध्यान रखिएगा, कितने बच्चे क्या करते हैं, सब पे लगा लिए और फिर खटाखट पीछे गोले भर रहे हैं। एक भी गोला आगे पीछे हुआ, मान लो तीसरे का सी था और तीसरे का बी भर गए, अब जितने भी आपने उसमें लगा रखे हैं सब आगे पीछे हो गए आपके। एक भी नंबर तीसरे की जगह आपने यदि चौथे में भर दिया, तीसरे वाले का आंसर चौथे में भर दिया, अब सारे आंसर आपके चौथे का वो किसमें आएगा, 5वें में। अब जब पूरे भर गए, अब तो ना मिटालने के लिए, क्योंकि वो बॉल पेन से आपने भर दिए, मिटालने के हैं ही, अब सारी चीज गड़बड़ हो गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा नहीं, आप 7-7 ना पूरे भरना चाहें, 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 को भर दिए, लेकिन भरते समय आपने पीछे देखा पहले का ए, तो उस OMR सीट पे भी बोल के मन में पहले का ए गोले में भर दिए, पहले का ए। मतलब भरते समय बहुत अलर्ट होने चाहिए, क्योंकि नहीं तो सारा काम करा और OMR सीट भरते समय सारा गड़बड़ कर मारा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, OMR सीट भरने का भी एक कायदा होगा। और कभी भी आप आगे और पीछे भरोसा मत करिए। आप अच्छा पढ़ के गए, आपसे अच्छा वहां कोई नहीं है, आप सबसे ज्यादा ब्रिलियंट है वहां पर। आप ये नहीं कि आपने किसी क्वेश्चन को कर रखा है, सर ने टेक्निक बता रखी है, आपका पहले का ए आ रहा है, उसका बगल वाले का देखा बी है, उसको ज्यादा होशियार समझ रहे हैं और पता चला वो सबसे बड़ा गधा है। तो इसलिए आप अपने ऊपर भरोसा करें, अगल बगल देखें नहीं, जितने आप पे आते हो उतने करें, तुक्का मारे नहीं, तुक्का ना मारें, जितने आप पे आते हैं उतने ही करें। लेकिन मान लो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको 90% उम्मीद लग रही है कि इसका यही होगा, आपका दिल गवाही कर रहा है नहीं यही होगा, तो उन 2 क्वेश्चन पे आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ज्यादा क्वेश्चन तुक्केबाजी यदि आपने कही, तुक्के से सिलेक्शन नहीं होता, तुक्के से हमेशा गलत होगा, नंबर नहीं आ सकता। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारी बात आती है व्रत की स्पर्श रेखा। व्रत की स्पर्श रेखा क्या है? व्रत की स्पर्श रेखा कहते हैं, व्रत की स्पर्श रेखा, यदि ये व्रत है और ये इसकी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा सिर्फ एक ही बिंदु पर टच करेगी। और व्रत की स्पर्श रेखा यदि इस केंद्र से इसको मिलाया जाए तो ये इस पर लंब होती है, 90 डिग्री का कोण होता है। व्रत की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगली, यदि ये व्रत है और ये स्पर्श रेखा है, अब इस पे खींचा गया लंब, व्रत के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है, ये इसकी विलोम होती है, अपोजिट। तीसरी कहता है कि व्रत पर, ये कोई व्रत है, वाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं।
और ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। वाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि आपस में बराबर होती हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट फिर में आती है, क्या आती है कि ये वृत्त है और ये वाह्य बिंदु है। वृत्त के वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा का वर्ग पीटी का वर्ग इसी बिंदु से खींची गई छेदक रेखा ए और बी के खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। पी ए इंटू पी बी। वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा का वर्ग इसी बिंदु से खींची गई छेदक रेखा के खंडों के गुणनफल, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक पूरा। इस पर क्वेश्चन आ जाता है। अगला, एक वृत्त, इसकी कोई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, इस स्पर्श बिंदु पर स्पर्श जीवा खींची गई। इस जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण इसके एकांतर वृत्तखंड, मतलब जिधर कोण है उधर वाले हिस्से को छोड़कर दूसरी तरफ इस कोण के बराबर होता है। यदि ये थीटा है तो ये थीटा होगा। देखिएगा, अब इसी बात को देखिए, फिर एक और एग्जाम्पल देखिए। यदि ये वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श जीवा है, आपने कोण लिया इधर, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण लिया, तो इसका एकांतर वृत्तखंड इधर नहीं होगा, इधर होगा। ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये वृत्त की परिमेय थी स्पर्श रेखा की। अब कुछ बातें और आती हैं, देखिएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब दो वृत्त हों, किन किन पोजीशन पे होंगे तो उनकी कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। फिर अनुस्पर्शी क्या होती है, तिर्यक स्पर्शी क्या होती है, उनकी लंबाइयां क्या होती हैं। तो देखिएगा, ये दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये रहा, एक वृत्त ये रहा। यदि इसके ऊपर इसको ऐसे मिला दिया है ऊपर, इसको बोलते हैं अनुस्पर्शी। अनुस्पर्शी अनुस्पर्शी। और जब ये दो वृत्त ऐसे हों, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, और इस प्रकार से खींची जाए, तो इसे बोलते हैं तिर्यक स्पर्शी। स्पर्शी। अब अनुस्पर्शी की लंबाई आती है कि अनुस्पर्शी स्पर्शी की लंबाई क्या होगी, अंडर रूट, ये इसका केंद्र O है, इसका केंद्र O डैश है। केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के अंतर, त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग। ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट, ये दूरी है ओ डैश, ओ डैश का स्क्वायर माइनस, यदि इसकी त्रिज्या r1 है, इसकी त्रिज्या r2 है, तो ये होगा r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ये अनुस्पर्शी की लंबाई होती है। तिर्यक स्पर्शी की क्या होती है, तिर्यक स्पर्शी की लंबाई क्या होगी, अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर, ओ डैश का होल स्क्वायर
माइनस त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर। और ध्यान से आप जितना भी थ्योरी है उसको ध्यान से, सारे टॉपिकों को आप ध्यान से बस पढ़ लें, या आप एक काम करें कि जितने भी वीडियो वगैरह मैंने मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति के जो डाल रखे हैं बस उनको सुन लें आप, क्योंकि अब क्वेश्चनों को नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पाओगे आप। वीडियो को बस सुन लें अच्छी तरह, उससे भी आपका काम बन जाएगा, खूब अच्छा बन जाएगा। तो ये देखिएगा, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, दूरी पर हैं, तो उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। लेकिन जब दो वृत्त यही हैं, एक, अब इस पर देखिएगा, यहां पर ध्यान दिया, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो कितनी खींचाएंगी? 2 नहीं खींचाएंगी। कितनी खींची जा सकती हैं? 4। क्यों? दो वृत्त ये रहे, 2 तो अनुस्पर्शी खींची जा सकती हैं, 2 तिर्यक स्पर्शी खींची जाते, तो एक ऐसे खींची जा सकती है, एक ऐसे खींची जा सकती है और एक ऐसे। तो कितनी खींची गई? 4। जब दो वृत्त एक दूसरे को काट रहे हो, क्या कर रहे हो? काट रहे हो, इस प्रकार से, एक वृत्त ये रहा और एक वृत्त ये रहा, काट रहे हैं, तो इसकी सिर्फ 2 स्पर्शी खींची जा सकती हैं, 1 और 2, सिर्फ 2। जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हो, अंतः स्पर्श कर रहे हो, तो सिर्फ एक स्पर्शी खींची जा सकती है। ये सारी बात आप लिख लीजिएगा, मैं आपको आराम से बोल रहा हूं। जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हो तो एक स्पर्शी खींची जाएगी। जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हो तो 2, और जब दो वृत्त एक दूसरे को दूर दूर हो, ना काट रहे हो ना स्पर्श कर रहे हो, तो कितनी स्पर्शी होंगी? 4। और यदि दो वृत्त एक दूसरे के अंदर हो, अब पूछा जाए कितनी स्पर्शी खींची जाएंगी? 1 भी नहीं। यहां स्पर्शियों की संख्या कितनी होगी? स्पर्शी कितनी होंगी? 0। कोई स्पर्शी नहीं खींची जा सकती है। इस प्रकार से स्पर्शियों की संख्या की भी आपको जानकारी हो गई। अब बाकी सब करने के लिए अब आप वीडियो को अच्छी तरह देखें। लास्ट के 2015 से मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि 2015 से 2019 तक के पेपरों को आप अच्छी तरह करें, उसको अच्छी तरह कर लें। मैं फिर कह रहा हूं, उन 250 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह कर लें, पहले खूब अच्छी तरह। 250 क्वेश्चन कैसे? मैंने 5 पेपर डाले, एक पेपर में 50 क्वेश्चन है, 50 × 5 250 क्वेश्चन है। उसमें हर प्रकार का क्वेश्चन है। जब आप ये थ्योरी क्लियर हो गई तो उसमें वृत्त का भी आया होगा पेपर में जरूर, जिस भी प्रकार का आया हो। तो यदि हर पेपर में 1 आया हो तो 5 क्वेश्चन हो गए, यदि हर पेपर में 2 आए तो 10 क्वेश्चन हो गए। तो प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन आपके पास हो गए, तो उन्हें आप करें। और फिर अब बात करते हैं अगली वीडियो में।